हम करवाने जा रहे हैं। अब सामान्यतः एक बात समझ लो, जो पढ़ने में हम लोगों को 6 से 7 महीने का समय लगा है ना, उस चीज को हम लोग सामान्य बात है कि पूरी तरीके से 1 महीने में रिवाइज करेंगे तो तेज तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर जैसे हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो स्पीड हम जाए ऑब्वियस से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट छोड़ो सभी चीज़ें हम आपको पूरा 1 महीने के अंदर रिवाइज कराएंगे। उस रिवीजन में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत तेज़ी से पढ़ा दें, है ना। हमें लगेगा कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बन सकता है तो उस टॉपिक के न्यूमेरिकल हम करवा देंगे, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए आप लोग भी थोड़ा पेन लो। जो आप लोगों ने नोट्स बनाए थे, अगर नोट्स नहीं बने हैं तो किताबें उठा के अपने सामने रखो। हम इस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप सबको एक बात समझ लो, देखो एक बात समझ लो, हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, पूरा रिवाइज करा देंगे। एक चैप्टर तो आज हम आपको रिवाइज कराई देने वाले। इस चैप्टर के रिवीजन के बाद जब घर पे आप लोग जाइएगा, जब घर पे आप लोग जाइएगा तो एक बार प्रॉपरली टॉपिक को पढ़िएगा जरूर, ठीक है। बैठो, ये बैठो। तो प्रॉपरली एक बार पढ़िएगा जरूर। और सामान्य बात यह है कि घर पे जाके किताबों से एक बार अच्छे से पढ़ो। अगर चाहो तो रिवीजन मॉडल पेपर से कर सकते हो, जैसे तुम गेस्ट पेपर बोलते हो। पढ़ाई किताबों से ही करो, रिवीजन के लिए ही वो गेस्ट पेपर्स होते हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए नहीं होते, ठीक है। तो हो सके किताबों से करिए, नहीं तो फिर मॉडल पेपर से कर लीजिए। कोशिश तो यही करो कि एक बार न्यूमेरिकल वापस से पूरे चला ले जाओ। अगर संभव नहीं हो पा रहा है, भाई कम समय में ज़्यादा लोड भी करना है, सारे सब्जेक्ट भी आपको लेके चलने हैं, तो गेस्ट पेपर वाले ही सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बोर्ड ओरिएंटेड हम पूरा रिवीजन करवाएंगे। हमें लगेगा कि बोर्ड में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। हमें लगेगा कि ये चीज़ आ सकती है। देखो सामान्य बात क्या है कि अगर हम बोल दें कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर लो, क्योंकि एट लास्ट आप लोग ये जानते हो पेपर हमने नहीं बनाया, पेपर तो कोई और ही बनाने वाला है। अब उसके मन में क्या है, क्या प्रश्न रखना है, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं, कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो सामान्य बात यह है कि पढ़ना आपको पूरा है। अब होता क्या है कि टीचर को ये पता होता है कि लास्ट ईयर के एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। बस इतनी सी बात है, जिसमें प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप लोगों से बोल रहा कि ये इंपॉर्टेंट है तो बस उस चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें नहीं पढ़नी, बाकी चीजों को भी पढ़ना है। चलिए ठीक। तो आज के दिन हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाले हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है चार्ज एंड फील्ड। हम लोगों की यूनिट चालू होने वाली है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लिखते हुए चल रहे हैं इलेक्ट्रो। अब पूरी डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे वरना हम 1 घंटे में आपको 10 टॉपिक ही पढ़ा पाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो आप लोग बोलते हो द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में, या एक चार्ज अगर रेस्ट में है तो इस रेस्ट में रखे हुए चार्ज की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। फिर सारी बातें बताई थी हमने आपको कि जब एक चार्ज रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, एक चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अगर ये चार्ज एक्सीलरेटेड होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालता है। पढ़ा था आप लोगों ने। तो हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो इसमें एक वर्ड आया चार्ज। अब जरा हमें एक बात बताओ, ये चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होती है। इसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। चार्ज है क्या? चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच शोज लैक एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप चार्ज किसी मटेरियल पर देखते हो तो क्या दिमाग में आता है? अगर प्लस का चार्ज देखते हो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर निगेटिव चार्ज देखते हो तो आप समझते हो इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। तो चार्ज से यही तो पता चलता है कि चार्ज ओनली शोज दैट लैक एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किस मटेरियल के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। अगर किसी मटेरियल पर चार्ज 0 है तो समझ जाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। यही तो फंडा है। सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल विच शोज लैक एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को शो करता है। अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टर्म क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे नंबर 1, चार्ज 2 टाइप का होता है। एक टर्म है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जब शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो इसको भी बहुत कायदे से एक्सप्लेन किया था कि देखो एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय कब कर सकते हैं? जैसे मैथमेटिक्स पे चलाई थी कि प्लस का नंबर बराबर अमाउंट पे माइनस के नंबर के साथ मैच करके 0 हो जाता है। खैर हम लोग उतने डिटेल पे नहीं जा रहे। हम बात करें कि चार्ज कितने टाइप का होता है तो आप लोग बोलिएगा 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। फिर साथ में आप लोग ये भी जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रेपेल करेंगे, मतलब इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होने वाला है। तो अपोजिट पीछे से आना और इधर से आपको ठीक है। दरवाजा बंद कर देना वापस।
दरवाजा बंद कर देना। हाँ लो पूरा बंद करो सही से। अभी सभी आ गए? तो ये बात हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं चार्ज स्केलर एडिशन और स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। मीनिंग अगर किसी मटेरियल पर, जैसे मेरी बॉडी मान लो, यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है, इधर -1 कूलम का चार्ज है, यहाँ 5 कूलम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 2 - 1 + 5। यही तो आंसर करने वाले हैं। तो चार्ज के अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, और इसके बाद जो एक टर्म है जिसे आप लोग विशेषता ध्यान रखो, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। कैसा होता है? क्वांटाइज्ड। जैसे मान लो अगर तुम मेरी बॉडी को चार्ज देना चाहते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन लाके मेरी बॉडी को दे दोगे, या मेरी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन होल नंबर्स, इलेक्ट्रॉन आप नेचुरल नंबर्स में ही निकालोगे। जैसे या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? केमिस्ट्री में कभी आपने ऐसा पढ़ा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन करने लगे? नहीं होता। इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन को फर्दर पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते। वैसे किताबों में आपने क्वार्क पढ़ा होगा, लेकिन हम अभी अगर बात करें कि चार्ज क्वांटाइज है, तो इसका मतलब ये समझिए कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी पर चार्ज लाओगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या तो 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और फॉर्मूला लिखते हैं Q = Ne। ठीक है, N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने इसका क्वेश्चन भी करवाया था। मान लो तुमको हम दे दें कि 6.4 × 10⁻⁻10। क्या ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल है? तो आपने कहा टेस्ट कर लेते हैं। Q की वैल्यू ये हो गई, आपने बराबर में रखा Ne, E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। 1.6 से इसको काटा, कितना आएगा? 4। 10⁻⁻19 ला इधर आ गए तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻9 और बराबर में n। अगर ये होल नेचुरल नंबर है, जो कि बिल्कुल है, 4 के आगे 9 जीरो लगा लो, नेचुरल नंबर है, तो इतना चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल हो सकता है। क्या मेरी बात समझ गए? लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते 6.4 × 10⁻, और चलो कर देते माइनस का 20 कर देते। अब माइनस का 19 इधर जाता, ऊपर जाता, प्लस का होता तो माइनस का 1 आता। सोचने वाली बात है, ये n की वैल्यू 0.4 आती। क्या 0.4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं। 4 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। 0.4 इलेक्ट्रॉन, 1 से कम इलेक्ट्रॉन है, नहीं हो सकते। तो ये चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात कर ले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक टर्म और आता है जिसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये मत समझना कि चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर फिजिक्स को याद करो, हम लोगों ने स्टडी किया था पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। आपने देखा था कि जब चार्ज बनाया था तो 2 चार्ज एक साथ बने थे, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पेयर एनिहिलेशन में जब 2 चार्जेस को डिस्ट्रॉय करते थे तो 2 चार्जेस एक साथ डिस्ट्रॉय होते थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। मतलब अगर चार्जेस को डिस्ट्रॉय करना है तो प्लस के बराबर माइनस अमाउंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। चार्जेस को क्रिएट करना है तो पॉजिटिव चार्ज के बराबर निगेटिव चार्ज को क्रिएट भी करना पड़ेगा। सामान्य समझ में आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यूनिवर्स बना तो एटम से बना, एटम से ही बना। एटम के अंदर जितना प्लस होता है उतना ही माइनस। तो सामान्य बात यह है कि एटम के अंदर जितना प्लस है उतना माइनस है। तो इस यूनिवर्स में जितना प्लस का चार्ज है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स एटम से बना है, तो जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के बाद बात करें तो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी किया कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट ने, और इन्होंने अपना लॉ दिया जिसे हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? समझो। ठीक है, कूलॉम्स को क्या बोलता है? एक वैज्ञानिक है कूलॉम नाम के, इन्होंने बोला कि सर देखो, मान लो अपने पास 2 चार्ज हैं, ठीक है, एक चार्ज Q1 कूलम का, दूसरा चार्ज Q2 कूलम का। सबसे बड़ी बात, ये दोनों चार्जेस होने चाहिए पॉइंट चार्ज। कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? पॉइंट का मतलब समझो कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बिल्कुल ना के बराबर हो, जिसका साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। अब नेग्लिजिबल का मतलब किसके कंपेयर में? जैसे अर्थ बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर तुम सूरज के कंपेयर में करोगे तो हम बोलेंगे अर्थ का साइज तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो नेग्लिजिबल साइज का मतलब है आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। तो जो बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज चार्ज का नेग्लिजिबल होना चाहिए। ऐसे चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये पॉइंट चार्ज है। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में आपको ये समझना होगा, ये लगता है पॉइंट चार्ज पर। 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। Q1 चार्ज इसको रेपेल करता है
और Q2 चार्ज इसको रेपल करता है, लेट्स से दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि इस Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, देन यू विल से सर इट इज F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। इस पर फोर्स कितना लग रहा है, देन यू विल से सर F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज ऑन 2। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, मीनिंग जितना फोर्स इस Q2 चार्ज पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस Q1 चार्ज पर लग रहा है। एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देख सकते हो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन नहीं लगेंगे। हम आपसे बोले कि ये बताओ फोर्स कितना, तो आप लोग बोलोगे सर सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर कूलॉम नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा दोनों चार्जेस पर। मतलब अगर चार्जेस के अमाउंट को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ने लगेगा, चार्जेस को घटाओगे तो फोर्स घटने लगेगा। बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है, बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा, इसीलिए इसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर इसे कंबाइन करके लिखें तो हम लोगों के पास आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस जगह पर कूलॉम एक काम करते हैं, कांस्टेंट लेकर आते हैं। इस कांस्टेंट को शुरुआत में लिखा गया था C, इसे कहा जाता है कूलॉम कांस्टेंट, ठीक है। बाद में डिसाइड हुआ कि C की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। इसकी यूनिट डायमेंशन पर अब चर्चा कर लेना, मतलब किताब में भी लिखा मिलेगा और दूसरी बात आप आसानी से निकाल भी सकते हो। तो इसकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, कूलॉम कांस्टेंट की डायमेंशन, यूनिट, ये सब कुछ आप देख लेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, चलो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया तो फोर्स कितना रहेगा, तो हम लोगों ने बोला सर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम लोगों को कांस्टेंट देखकर क्लियरली पता चलता है कि जो कूलॉम का फोर्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। अगर चार्जेस के बीच में मीडियम स्पेस है तो फोर्स मैक्सिमम होता है, याद रखना। दोनों चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम है तो कूलॉम फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। बीच में अगर आप कोई कंडक्टर मटेरियल लाओगे तो ये फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है। फोर्स कितना हो जाता है, 0। तो सबसे कम परमिटिविटी होती है स्पेस की। मान लो अगर दोनों चार्जेस के बीच में स्पेस है तो फोर्स कितना लगेगा, देन यू विल से सर 1/4 पाई, चलो इसे लिखते हैं F0 फोर्स व्हेन देयर इज स्पेस। सो यहाँ पर हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लेकर आएंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आई होप आपको ये बात मालूम होगी। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर 4 पाई को इधर भेजो, मतलब एप्सिलॉन नॉट थोड़ा कैलकुलेट कर लो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 है। ये सारी बातें आपको पता होंगी। इसे हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात आपको समझ में आई। अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दें, इधर अब कर दें, ठीक है। ये बात तो आती है, किताब में लिखी भी होगी, क्या उसको नोट करना आप लोगों को। अगर मान लो हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दे तो क्या होगा, तो हम लोगों के पास आएगा F0/F और बराबर में सॉल्व होकर आएगा एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन R लिखा जाता है और इस R को क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव परमिटिविटी। हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे, क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। और फोर्सेस के रेशियो को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस डेफिनेशन का अंतर है। अगर कोई पूछे व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज वैक्यूम, फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज अ मीडियम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की। और साथ में ये बात याद रखना, दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, ठीक बात है, लेकिन साथ में आप लोगों को यह भी याद रखना होगा कि दोनों का यूनिट नहीं होता, ना तो इसका कोई यूनिट है ना तो इसका कोई यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो हम लोगों के पास ये आएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो जस्ट आप लोग इस फोर्स की जगह पर, फोर्स जब मीडियम था इक्वेशन नंबर 1 में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R कर सकते हो। क्यों, एप्सिलॉन के प्लेस पे आप लोगों ने इसे पुट कर दिया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R की जगह पर K, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। सो दिस इज कूलॉम्स लॉ। याद रखो पेपर में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आएगा। कारण यह है कि कूलॉम्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पेपर में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये कैसे करा जाए, इसे ध्यान से समझिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट, दिक्कत की बात तो नहीं? ठीक है, इसे रब कर दे, पक्की बात समझ में आ गई ना? अन्ना तुम लोग तो क्या ऑनलाइन हमारा वॉच टाइम बढ़ाओ।
ठीक, तो ये कूलॉम्स लॉ हम लोगों के पास हुआ। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। याद रखो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म 3 तरीकों से लिखा जाता है। हम तीनों तरीके साथ में बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। मान लो अपने पास कहीं पर कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, इस जगह पर हम लोगों को 2 चार्जेस मिले हैं, एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2, ठीक है। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर R2 है। Q1 Q2 के बीच की दूरी R है, बीच की दूरी कितनी है? हम आपसे पूछे ये बताओ व्हाट इज फोर्स F21, तो F21 का मतलब है Q2 पर लगने वाला फोर्स Q1 की वजह से, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज ऑन 1 या ड्यू टू चार्ज 1, समझ गए। F21 की बात करेंगे तो पहले तो आप ये लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप यहां पर एक काम करो, ये तुम्हें मालूम है सर Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन, इधर नहीं लगा सकता, इधर ही लगाएगा। अगर इधर नहीं लगा सकता तो हम लोग जो डायरेक्शन बताएंगे वो अलोंग द लाइन बताएंगे। लाइन को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो? R से। तो हम लोग देखो यहाँ पर R को तो लिखे है, लेकिन अब देखो फोर्स किधर है, 1 से 2 की तरफ है कि 2 से 1 की तरफ? Q2 पर फोर्स किधर है? 1 से 2 की तरफ। तो आप लोग लिखो 1 2 और ऊपर लगा दो कैप यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और इसके बाद यूनिट वगैरह नहीं होती, वरना तुम सोचो सर वो मीटर यूनिट गड़बड़ कर देगा, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 मीटर नहीं है। और साथ में इसके पास डायरेक्शन है, तो इसके पास जब डायरेक्शन है तो अगर आप लोग यहाँ पर इसे लगाते हो तो ये नोटिस करोगे कि सर ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। आप चाहो तो इसे फुल वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर को फुल वेक्टर बनाना है। वैसे यूनिट वेक्टर होता क्या है? किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो। मैग्नीट्यूड का मतलब मेजरमेंट, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी, दूरी कितनी, R। तो आप किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। जस्ट R12 के प्लेस पे यहाँ वैल्यू पुट कर दो। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और इनटू हो जाएगा R12 अपॉन में R आएगा, तो इसीलिए देखो हमने क्या कर दिया, R क्यूब कर दिया, समझ गए। लेकिन अगर समझदार एग्जामिनर है वो मान लो कूलॉम्स लॉ को लिखने के लिए 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन देते, अब 2 नंबर में 2 लाइन लिख के आओगे तो सामान्य सी बात है कि नंबर तुमको नहीं मिलने वाले। फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना वेक्टर वाला गणित लगाते हैं। हम बोलते हैं चलो सर ये वेक्टर है अपने पास R12 जिसका मैग्नीट्यूड है R, ठीक है। वेक्टर एडिशन क्या कहता है? R1 डायग्राम को देखो प्लस R12, याद कराया था रसूलाबाद से झींझक, झींझक से कानपुर, तो फ्रॉम रसूलाबाद टू कानपुर, ये रिजल्टेंट हो गया। तो इस जगह R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R12। R12 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो आप लोग बोलोगे R2 माइनस R1, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट वहां से भी ला सकते हो। हम लोग अगर R12 की वैल्यू ये आके पुट कर दे, लेकिन उससे पहले याद रखो आप लोगों ने जो R लिखा है दैट इज मॉड ऑफ R12, इसका मॉड निकालोगे कितना आएगा? R2 माइनस R1 का मॉड। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करो। F21 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2। देखो R के प्लेस पे आप लोग इसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, समझ गए। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है कंपैरिजन बिटवीन कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, मतलब दोनों को कंपेयर करो। सुन लो मेरी बात, याद हो जाएगी, कोई कठिन चीज नहीं है। कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ की बात करें तो बस फॉर्मूले को देखो। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों के पास लिखा ही हुआ है। ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला है m1 m2 बाई R स्क्वायर। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंस हैं। सिमिलैरिटीज को पहले देखो, दोनों के दोनों फॉर्मूलों में R स्क्वायर का डिवाइड है। ऐसे फॉर्मूले को या ऐसे फोर्स को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ दोनों के दोनों कैसे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ अगर हम लोग बात करें, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। साथ में दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कंजर्वेटिव फोर्स है, ऐसा फोर्स जिसमें कंप्लीट साइकिल में किया गया वर्क 0, ठीक है। दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। साथ ही साथ दोनों के दोनों सेंट्रल फोर्स है, मीनिंग हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट करता है। सेम लेंथ मासेस इन सेम चार्ज, मतलब चार्जेस में भी सेम, समझ गए। दोनों के दोनों कैसे फोर्स हैं? सेंट्रल फोर्स। इसके बाद फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आपको बताया था नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, बताइए कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मीनिंग उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों इंक्लूडेड हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और आफ्टर दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फोर्सेस ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सर ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फंडामेंटल फोर्सेज आपके सामने हो गए। इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों के पास हो चुका है। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंस भी आते हैं। डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में सबसे कमजोर फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम कंपेयर करें, जैसे दो इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास मास है, ड्यू टू मास ये लगेगा, ड्यू टू मास इनके बीच में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ड्यू टू चार्ज लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 की पावर 43 गुना ज्यादा होगा, 10⁻43 टाइम्स हायर होगा। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले आओ तो 10⁻39 टाइम्स, दोनों प्रोटॉन ले आओ तो 10⁻36 टाइम्स। ये इनके बीच का कंपैरिजन है। अगर हम लोग और आगे की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक ही टाइप का होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करोगे तो अट्रैक्शन भी होता है और साथ ही साथ रिपल्सन भी होता है। नहीं आई बात समझ में? आगे बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के बारे में इतना है। हाँ, इसमें छोटी मोटी चीजें हमने इग्नोर कर दी, जैसे मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। किसी बॉडी को कितने प्रकार से चार्ज कर सकते हो भाई? कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग, जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इन 3 मेथड से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि ये एग्जामिनेशन में आएगा, तो हम लोग उस चीजों पर गए नहीं, ठीक है। जितने से हमें लगता है कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा, हम पूरा बोर्ड ओरिएंटेड ही रिवीजन करा रहे हैं। सामान्य बात है कि 1 महीने में तुम पढ़ के IIT तो नहीं निकाल लोगे, उसके लिए तुम्हें लगातार पढ़ना पड़ेगा। अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करवा रहे हैं, तो वो चीजें बता रहे हैं। जो चीजें हम इग्नोर करके समझ लो वो बोर्ड में या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपका फर्ज है कि एक बार किताब से पढ़ लीजिए। नंबर उसी के आएंगे, या अच्छा वही कर पाएगा जो पढ़ेगा, और जो अच्छा पढ़ाए जाने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा पढ़ने से होने वाला है। तो पढ़ने पर फोकस करो। यहाँ पर बस ये समझ लो कि चीजें एक बार नजर से गुजर गई। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि किताब से पढ़ा तो दिमाग में डाटा फीड नहीं रहता, और टीचर कुछ बात बता देता है, किसी तरीके से बता देता है, तो दिमाग में बातें ज्यादा देर तक बनी रहती हैं। इसलिए लोग टीचर को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कोई अंतर नहीं है। वरना सेम चीज तो किताबों में भी लिखी हुई है, उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो हम लोगों के पास ये हो गया कूलॉम्स लॉ। और शायद हम रिकॉल देखें, एक बार रिकॉल कर लें, कुछ छूट तो नहीं रहा। नहीं, हमारे नजर में कुछ नहीं छूट रहा है, फिर भी एक बार किताब से देख लेते हैं, वरना फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ना है। एक टर्म और जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें किसी भी पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है, ऐसे कुछ। वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई क्लियर कट नहीं पूछेगा। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स? नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसे हम लोग देख लेते हैं। क्या कर दे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ध्यान समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के चारों तरफ आप लोगों ने यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा। इस चार्ज ने दूसरे चार्ज को रेपेल कर दिया, दोनों पॉजिटिव है। इस यहां पर भी रेपेल कर दिया, इधर भी रेपेल कर दिया, इधर भी रेपेल कर दिया, लेकिन इस पॉइंट के आगे ये रिपल्सन नहीं कर पाता। तो हम जानते हैं इस चार्ज का रेंज सिर्फ यहां तक है। अगर हम लोग इसके चारों तरफ एक गोला ड्रॉ करते हैं, मान लो हम लोगों ने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि इस स्फीयर के अंदर कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो हमारा जो चार्ज है वो फोर्स लगा देगा। स्फीयर के बाहर रखोगे तो हमारा चार्ज फोर्स लगाने वाला नहीं है। मीनिंग हम समझ गए कि इस चार्ज की रेंज सिर्फ यहां तक है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करे, स्पेस रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करे, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फंडा है। आपको हमने जब पढ़ा रहे थे तो ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग 3 तरीकों से स्टडी करते हैं। एक जिसे कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा होता है ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
याद आई बात आपको? तो फिलहाल आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप बस इतना मोटा मोटा समझो कि यहाँ पर ये जो चारों तरफ रीजन है इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हम आपसे पूछें इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करने पर आओगे तब आप लोग वर्ड प्रोनाउंस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या, हम शॉर्ट में लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? एक चार्ज है अपने पास, इस चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन है, इसमें फोर्स लग रहा है। आप लोगों ने यहां पर एक चार्ज रखा था Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, और यहां पर आप लोगों ने एक दूसरा चार्ज रखा Q नॉट। अच्छा, Q नॉट का नाम क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? एक ऐसा चार्ज जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, अ चार्ज विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑब्वियस है चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस है ये चार्ज फिक्सियस होता है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। एन इमेजिनरी चार्ज विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा चार्ज जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ऐसे चार्ज को क्या लिख देते हो? Q नॉट। याद रखना इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, आप इसे नेगेटिव नहीं कंसीडर करोगे। सो इट इज अ फिक्सियस इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा। आप लोगों ने नोटिस किया कि हमारे गिवन चार्ज ने इस टेस्ट चार्ज पर F न्यूटन का फोर्स लगा दिया। हमने बोला ठीक है Q नॉट कूलम पर फोर्स लगा F न्यूटन का, तो 1 कूलम पर कितना लगेगा? F अपॉन Q नॉट। इसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया E से। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वर्ड जरूर मेंशन करना, ना मेंशन किए गड़बड़ हो जाएगा। फोर्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ गए? ठीक, याद रखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही होती जो फोर्स की डायरेक्शन है, ऐसा नहीं बोलना। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है। ये बात ध्यान देना, वरना तुम लिख के चले जाओ सर इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिमिलर टू फोर्स या सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नहीं, इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा उस दिशा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ो 5 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर एक डेफिनेशन आपको बता दी। नंबर 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है। नंबर 3 यूनिट की बात करोगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का होगा कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है वोल्ट पर मीटर, जो हम लोग आगे जाके पोटेंशियल ग्रेडियंट में स्टडी करते हैं, और वो वोल्ट पर मीटर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन आप लोग निकाल लो, उस पर हम आपका समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालने को आ सकता है। जैसे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से Q कूलम का, इसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट A है। पॉइंट ए पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। आपने एक काम किया, इस जगह पर Q नॉट कूलम का चार्ज रखा जिसके ऊपर F न्यूटन का फोर्स लगता है। Q नॉट कूलम का चार्ज रखा जिसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? F न्यूटन का। आपने बोला सर ठीक है Q नॉट कूलम का चार्ज, F न्यूटन का फोर्स। हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमें एक बात बताओ, इस F न्यूटन इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोग बोलोगे सर 1/4πε0K Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ये रहने वाला है। हम आपसे बोले ठीक है ये तो टोटल फोर्स हो गया, ये बताओ यूनिट चार्ज पर फोर्स कितना होगा? आपने बोला सिंपल सर F में Q नॉट का डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही Q नॉट का डिवाइड करोगे तो 1/4πε0K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सो ये हम लोगों के पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज रखे हो ना Q, ये वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसे कहा जाता है सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। क्या मेरी बात समझ गए? आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है किधर है? जो फोर्स की डायरेक्शन है। समझ गए? सो दिस इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बाद आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रख कर दें इसको। देखिए, तो हम लोग अब बात करें, यहां तक समझ में आ रही बात? कोई बाउंस तो नहीं मार रही, बल्कि हम बता रहे सबसे स्लो रिवीजन यही करवा रहे हैं। बीच में कभी करवाया हो तो शायद तुम्हें याद है। ठीक, तो देखो
अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट, ये टर्म हो गया हम लोगों के पास। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? जैसे आप लोगों के पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, हमने बोला कि जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो, तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल एंटाइटी नहीं है, मीनिंग ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, फील्ड रियल में होता है। लेकिन हमारा सामान्य समझ ये है कि जब हम लोग किसी चीज को देख लें तो उसके बारे में ज्यादा समझ पाते हैं। जो चीज दिखता ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकते हो, दिखता नहीं, तो हम लोग कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटी की बात करो तो ग्रेविटेशनल फील्ड आसपास एग्जिस्ट करता है, दिखता नहीं है, उसका इंपैक्ट दिखता है, तो कभी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ग्रेविटेशनल फील्ड को। तो ऐसे ही समझो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाए तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्री करनी चालू कर दी, उसे ड्रॉ करना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? सिंपल सी बात है, मोटी मोटी बताना नहीं किसी को, ये समझ लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्राइंग है। लेकिन कहते क्या है? लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से लाइंस विच शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी कभी इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा भी कुछ बोल देते हैं, तो कई सारे नाम हो सकते हैं, सब कुछ यही है। तो लाइंस विच शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ड्रॉ कैसे करना है? कोई चार्ज आप लोगों के पास है, उसके पास आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये प्लस वाला इसे बाहर की तरफ धक्का मार देगा, जिधर फोर्स लगे उधर ही एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिधर फोर्स लगे उधर ही एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिधर फोर्स लगे उधर ही एक लाइन ड्रॉ कर दो। हम लोग बोल देंगे सर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे ही निगेटिव चार्ज के लिए भी आप लोग कर सकते हो, माइनस का चार्ज रखो, माइनस के चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लगेंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखोगे, माइनस वाला चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। अगर आप यहाँ पर सिमिलर चार्ज रखते हो, चलो यहाँ दिख रहा है, दो पॉजिटिव चार्ज रखो। देखो अगर नींद से बचना है तो थोड़ा एक्टिव होकर बैठना, कुछ लिखते रहो, जो बोर्ड पे चल रहा है हाथ पर चलाते रहो, ना जमाई आती रहेगी, थोड़ी देर बाद सो जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा रिवीजन चल तो बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन लगता हम ही गधे हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत लिखते रहिए, इससे आपको नींद वगैरह नहीं आएगी, इनएक्टिव होकर बैठिएगा, नींद आई जाएगी। दो चार्जेस हैं, और दो चार्जेस की बात करें, जैसे हम बोर्ड पे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं रफ कॉपी ले लो, हमारे टाइम पे बड़े सही था, टीचर बोलते रहते थे लिखो बेटा, हम लोग साइन करते रहते थे। कभी किया आप लोगों ने ऐसा? करा नहीं? करा? देखो करा है, बहुत बार किया। यहाँ ऐसा मत करना, थोड़ा एक्टिव होकर बैठो, जीवंत रहो। देखो कहानी क्या है, दो चार्जेस हैं, लेट से दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखे, इसने भी धक्का मारा, इसने भी धक्का मारा, तो हम लोग जैसे जैसे चार्ज मूव करता गया वैसे वैसे हम लोगों ने लाइंस को ड्रॉ किया। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिलती है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से ड्रॉ करे दे रहे हैं, समझ लो, पेपर में इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज ले आए तो बस डायरेक्शन टुवर्ड चार्ज हो जाएगी और फील्ड लाइन सेम रहेगी, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज ले आए अपोजिट चार्ज, तो याद रखो बीच में पॉजिटिव चार्ज भागोगे रखोगे तो प्लस से माइनस की तरफ भाग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी मिलने वाली। ठीक है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी यही बता दो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बता दो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, समझ गए? इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स इन नेगेटिव चार्ज, समझ गए? इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी में ये बता दो कि सर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। कैसे? यहां पर निकालिएगा, देखो फील्ड लाइन पास है, यहां पर देखो कितनी दूर है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा और यहाँ पर ज्यादा आएगा। देख सकते हो फॉर्मूला है 1/4πε0 r बढ़ाओगे ई कम हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बढ़ने पर ई कम हो जाएगा, ये बात आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इसे देखो ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रेपेल कर रही है, तो आप ये भी बोल सकते हो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल करते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। पहले तो एक बात और समझो, एक मेन प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो आप इस लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस लाइन पर क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी है टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट गई तो क्या करोगे?
इस जगह पर एक टेंजेंट ये ड्रॉ होगा, दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ होगा। सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन मिलेंगी? दो, जो कि फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ गए? पक्की बात। साथ में और भी कुछ, हाँ, ये क्लोज कर्व नहीं बनाती, याद रखो, प्लस से चालू होती है, माइनस पे खत्म होती है। हमें मालूम है इनका स्टार्ट कहां से है और एंड कहां पर है। क्या मेरी बात समझ गए? ये क्लोज कर्व फॉर्म नहीं करती है। अच्छा, कौन सी लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, कहीं पर उनका कोई खत्म नहीं है, वो क्लोज कर्व बनाती है। ये क्लोज कर्व नहीं बनाते। तो ये बात है, आप लोग बेसिक प्रॉपर्टी पेपर में पूछ लिया जाएगा कि चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिखो या 5 लिख दो, तो लिख देना। समझ गए? चलो ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप लोगों के पास हो गई। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ। एक और प्रॉपर्टी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और चार्जेस के बीच हमेशा राइट एंगल होता है। मतलब जहां पर ये चार्ज को मिलेंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। ये बात याद रखना। अब एक क्वांटिटी आती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया सब? ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अगर हम लोग डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें दो चार्जेस हैं बराबर अमाउंट के, ठीक है, एक दूसरे से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हैं। इसके लिए याद कर लो, जैसे HCl का एक एटम, H के पास प्लस Cl के पास माइनस बराबर चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए। अगर बड़ी डिस्टेंस पर है तो हम लोग बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बने सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। समझ गए? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पेपर में देख लेना, पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख के आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डाइपोल लिख के आ, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसे समझो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का मतलब है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, देखो बेटा एक बात समझो, इन दोनों चार्जेस से दूर, क्योंकि ये दोनों बहुत कम दूरी पर होते हैं। इमेजिन करो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का गैप कितना होगा? बिल्कुल ना के बराबर। तो डिस्टेंस यहां से निकालो, यहां से निकालो, मिड पॉइंट से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग हमेशा ही दूरी कहां से निकालेंगे? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस L है, मिड पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस L है। हम तुमसे पूछे ये बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना, तो आप लोग बोलोगे सर देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को उठाओ, माइनस क्यू है तो भी साइन को भूल जाओ, प्लस का रखो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, याद रखो ये इसका यूनिट रहेगा कूलम मीटर, डायमेंशन निकाल लेना। हम बात करें क्वांटिटी वेक्टर है कि स्केलर, तो याद रखना क्वांटिटी वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द प्लेन। क्या होती है? प्लेन कभी पढ़े हो, कार्टेशियन प्लेन पढ़े, डायरेक्शन उसकी मानी जाती है माइनस से प्लस, तो इसकी भी डायरेक्शन मानी जाएगी माइनस से प्लस की तरफ। याद रखना इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द प्लेन माइनस से प्लस की तरफ। समझ गए? सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बाद अगर हम लोग बात करें तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों से पूछी जाती है। वैसे तो 3 लोकेशन पर होती है, इक्वाटोरियल लाइन, एक को हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन, और एक को कहते हैं रैंडम लोकेशन। रैंडम वाला पेपर में आता नहीं है, जब पहली बार पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था। हम इक्वाटोरियल और एक्सियल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल और ऑन एक्सियल लाइन। देखो क्या कहानी है। जैसे आप लोगों के पास एक डाइपोल है, एक -q कूलम का चार्ज, एक +q कूलम का चार्ज, दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी भी L और ये दूरी भी L। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन, इसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल। लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस जगह पर आप लोगों ने पॉइंट A को पकड़ा और पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट से सेंटर से पॉइंट A तक की दूरी R है, कोई दिक्कत की बात। हम बोलते हैं कि चलो सर पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आप बोलोगे सर 1/4πε0k Q/r², लेकिन R क्या होता है? चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोगों को ये मिलेगा R-L। ठीक, फिर बोलोगे सर ये बताओ निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 1/4πε0k Q/ ये दूरी प्लस L है ना, पक्की बात है, R + L बनेगा।
ठीक है। अब जरा देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड चार्ज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो पक्की बात है कि हमें जो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। हम लोग बोलेंगे सर रिजल्टेंट रहेगा E1 माइनस E2, दोनों को हम डायरेक्ट घटा दें। डायरेक्ट घटाने का मतलब है जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन लेके ही रखे ले रहे हैं। 1/4πε0 के ब्रैकेट में आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करना, देखो एलसीएम लोगे r प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आएगा, खोल देंगे हम, इसे इधर पहुंचा देंगे, ओपन कर देंगे, जो कटेगा काटे दे रहे। देखो अपने पास बचेगा कितना, अपने पास आएगा Q/4πε0 के, इधर बचेगा 4rl, डिनोमिनेटर बचेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ गए। l क्या है? एक छोटी डिस्टेंस, इमेजिन करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इमेजिन करो, H और Cl के बीच में दूरी बहुत कम, और वो भी उसकी दूरी का आधा। l बहुत छोटी दूरी है, छोटी दूरी का स्क्वायर करोगे आंसर और छोटा आएगा। इस छोटे नंबर को जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए है, 2 रुपए तुम्हें देते, क्या फर्क पड़ेगा? इतने छोटे नंबर को जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस एल स्क्वायर को इग्नोर मार दो, एल स्क्वायर 0 कर लो। अगर एल स्क्वायर 0 करोगे, यहाँ पर मत कर लेना, गुणा करने पर फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए, 2 का गुणा करते मजा ही आ जाएगी। ठीक है, 1/4πε0 के, इसे लिखो 2 × r × 2l अपॉन में एल स्क्वायर को 0 करोगे r⁴ बनेगा, r से इसे काट लो, क्यूब आएगा, 2l × क्यू को कर लो p, 1 बनेगा अपने पास 1/4πε0 के 2p अपॉन r³। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल। याद रखो यहाँ पर E1 की वैल्यू बड़ी है, देखो क्योंकि E1 से E2 घटाया, आंसर प्लस का आ रहा है, मतलब E1 बड़ा था, तो E1 की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। डाइपोल की भी डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, E1 की डायरेक्शन भी सेम है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 के 2p वेक्टर ओवर r³। तो ये आप लोगों के पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब महा इंपॉर्टेंट इस रीडिंग में। समझ गए? पक्की बात। रब करें, इक्वाटोरियल लाइन बता दें। देखो लास्ट डेरिवेशन आज का, लास्ट टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वाटोरियल लाइन। क्या कहानी है, ध्यान से समझो। जैसे आपके पास कोई डाइपोल है, ठीक है, सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट आपके पास A है, जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन पर है। यहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहले तो हम दोनों जगहों से दूरियों को निकाल लेते हैं। इस दूरी की बात करेंगे, ये L है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, √r² + L² हो जाएगा। लेट्स से ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा आएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड चार्ज होता है। याद रखो, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, यहाँ पर कितना होने वाला है 2 थीटा। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1/4πε0 के Q/r² करेंगे। देखो चार्ज कितना Q, बीच की दूरी √r² + L², चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी स्क्वायर कर लेना, इतना आएगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे 1/4πε0 के Q/r² + L²। याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस क्यों मत रखना, माइनस का मतलब वहां डायरेक्शन से, ठीक है। तो इस जगह पर आप इस दूरी को भी निकालोगे, सेम आएगा √r² + L², स्क्वायर करोगे तो ये बचने वाला है। इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। आपको बताया था दो वेक्टर अगर बिल्कुल इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है। अब ये एंगल पूरा 2 थीटा, तो ये भी थीटा आएगा और ये भी कितना आएगा थीटा। इस E2 को रिजॉल्व कर लो, इधर बनेगा E2 cos थीटा और इधर बन जाएगा E2 sin थीटा। याद है ना, पास वाला cos दूर वाला sin। इस E1 को रिजॉल्व कर लो, इधर बनेगा E1 cos थीटा और इधर बन जाएगा E1 sin थीटा। अरे बोलिए कोई दिक्कत की बात। रिजल्टेंट आप देख सकते हो, साइन वाले कंपोनेंट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। हमने बताया था पास वाला कॉस, दूर वाला साइन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन लगाओ। ये फर्स्ट ईयर की चीज है, फर्स्ट ईयर से पढ़ाई जाती है, कोई 12th में आके आप नहीं सीख जाते इसे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे, जो कॉस वाले कंपोनेंट है वो एक तरफ है, तो इन्हीं को जोड़ा जाएगा, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए, E = E1 की वैल्यू 1/4πε0 के
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 की वैल्यू रख रहे हैं, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हैं, इनको ऐड कर दो तो बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2Q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, साथ में रहेगा कॉस थीटा, साथ में क्या रहेगा कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से निकालो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो बनेगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात, एल स्क्वायर बहुत छोटा नंबर, जोड़ने घटाने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो उसको जीरो कर लो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 की वैल्यू क्या बनेगा P, एल स्क्वायर को जीरो कर लो आर स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर को जीरो करो अंडर रूट आर स्क्वायर कितना बनेगा R, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर क्यूब। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो थोड़ा ध्यान से समझना, इस जगह पर आप लोग अगर फिगर को देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो इधर और डाइपोल है माइनस से प्लस की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस सो द डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। चार्ज एंड फील्ड चैप्टर कंप्लीट है। अगले नंबर पर आप लोगों के पास चैप्टर आएगा गॉस थ्योरम और पोटेंशियल हम कल पढ़ाएंगे, मतलब मंडे को।